वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने वाले मैम? हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कौन से टॉपिक के? जो अभी तक पढ़ते आए, इकोसिस्टम के। कहाँ पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और अब तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसका नाम है CUET। अच्छे से पढ़ना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग, एक नेगेटिव मार्क होगा और तुम्हारा रैंक 50 नंबर से पीछे हो जाएगा। इसीलिए हर क्वेश्चन जो 110% श्योर हो वही अटेंड करना है। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरे साथ बने रहना है। एक ही महीना है पर मिलके हम एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो वापस अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या MCQ सॉल्व करें तो टेक्निक क्या हुई याद करो। मैंने बताया था कीवर्ड को करना है अंडरलाइन, 2 मिनट लेने, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है सब बोलना है। पर एक बार और याद रखो, होता क्या है कि जब हम MCQ पढ़ते हैं तो जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो पहली बार ही बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं सोचना एक बार पढ़ लिया फिर वापस पढ़ते, क्योंकि जितनी बार तुम क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी बार तुम्हारा दिमाग अलग तरीके से उस क्वेश्चन को प्रोसेस करता चलेगा। इसलिए पहली बार ही बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस देखेंगे और पहली बार में ही जो स्ट्राइक हो जाएगा वही ऑप्शन टिक करके अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। एक और चीज, जो क्वेश्चन ना बने, टाइम मत वेस्ट करो, स्किप कर दो। टाइम बहुत कम है और तुमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो भी सही सही। गलत हम रिस्क नहीं उठा सकते। ठीक है, तो वापस देखो। अच्छा, अब बोलोगे मैम फिर दूसरी बार पढ़ने से क्या फायदा है? तो दूसरी बार पढ़ने से इसलिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब तुम दूसरी बार पढ़ोगे तुमको वही क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा, तीसरी बार पढ़ोगे और अलग तरीके से दिखेगा, और हो सकता है जो तुम पहली बार ही सही ऑप्शन करके आए हो वो तीसरी बार में गलत करके आओ। इसलिए पहली बार ही बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? कीवर्ड को करेंगे अंडरलाइन। तो देखो, द फ्लो ऑफ DDT। ठीक है, DDT हमको पता है किस चीज के लिए यूज करते हैं मैम? मॉस्किटो को इरेडिकेट करने के लिए। ठीक है, मतलब एक तरीके का पेस्टिसाइड हुआ। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। थ्रू द फूड चेन क्यूमुलेटिंग इन द डेथ ऑफ कैट इन बोर्नियो रिप्रेजेंट्स द। अब ये हमको पता है कि अलग अलग जब चीजें ऐसे फूड चेन में इंक्लूड होती है तो धीरे धीरे लोअर ट्रॉपिक लेवल से एकदम हायर ट्रॉपिक लेवल पहुंच जाती है वो, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। याद आया? पर अब देखो, इन्होंने पूछा है कि बताओ क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ लिंक्स इन एन इकोसिस्टम। नहीं, लिंक्स इससे थोड़ी ना, वो तो वैसे भी एट द एंड हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाना ही है। चलो, तो मैम ये तो नहीं हुआ। हाँ, ये नहीं हुआ। अगला देख लेते हैं। नीड टू अंडरस्टैंड हाउ रिसोर्स आर पास थ्रू एन इकोसिस्टम। अंडरस्टैंड क्या करना? बट ऑब्वियस जो ऊपर वाला ट्रॉपिक लेवल है, अगर सपोज करो टर्शरी कंज्यूमर है, मैं क्या बोल रही हूँ, टर्शरी कंज्यूमर है, तो वो बट ऑब्वियस सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा। तो इससे रिलेटेड एक तो 10% एनर्जी फ्लो होगा और साथ में इसका जो भी एक्युमुलेशन होगा वो कहाँ होगा? वो अगले वाले पे पास ऑन हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास क्या आएगा? जो प्राइमरी कंज्यूमर ने यूज किया है। करेक्ट? ओके। और सिमिलरली अगर कोई चीज तुम एकदम यहाँ नीचे प्रोड्यूसर लेवल पे डाल रहे हो, जैसे जनरली हम बोलते हैं ना, तुमने सुना होगा कि जितनी भी हम चीज खाते हैं सारी चीजों में पेस्टिसाइड, केमिकल्स सब डले रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? डाला है यहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मतलब इंसेक्ट्स को इरेडिकेट करने के लिए, पर धीरे धीरे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो जो ट्रॉपिक लेवल के टॉप पे रहता है उनमें सबसे ज्यादा केमिकल अक्युमुलेट हो जाता है और उसी का रिजल्ट होता है कि हमने आजकल जो कैंसर इतना ज्यादा बढ़ रहा है या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं, अलग अलग बीमारी हो रही है। पहले होती थी क्या? नहीं, क्योंकि पहले जितनी भी फार्मिंग होती है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक होती थी, है ना? ऑर्गेनिक मतलब एकदम खाद से, जो गोबर की खाद रहती है उसी का यूज करके। पर बीच वाले एरा में क्या हुआ? लोग, फार्मर्स को लगा अरे यार ऑर्गेनिक करके प्रोडक्टिविटी कम आ रही, तो अब क्या करते हैं? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। बस उन्होंने डालना शुरू किया केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। उसका रिजल्ट क्या हुआ? अभी नहीं दिखा। एक जनरेशन पास हो गई, दूसरी जनरेशन पास हो गई, फिर जाके जो प्राइमरी टर्शरी कंज्यूमर है जिसमें हम आते हैं, वहां पे वो चीज दिखने लगी। क्यों? क्योंकि वो क्या होने लगी? क्यूमुलेट होने लगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसमें अंडरस्टैंड करने की क्या बात है तो पता ही है। नीड फॉर स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग ऑफ एनीथिंग दैट माइट अफेक्ट द एनवायरमेंट। भैया DDT से अब देखो, अब ये हमको पता है कि हाँ मैम ये हो सकता है। ठीक है, अब बताओ कि फ्लो ऑफ DDT है
ठीक है, डीडीटी पता है हमको कि हार्मफुल है, पर ये हमको पता अभी पता चला है। पर जब कोई भी चीज अब बहुत रूल स्ट्रिक्ट हो गए। अर्ली में डीडीटी आया था तो सब लोगों ने इतना ज्यादा डीडीटी यूज किया था कि ऐसा लगा था कि बस डीडीटी है तो सारी चीजें हट जाएंगी, पर धीरे धीरे सारे पेस्ट भी रेजिस्टेंट होने लगे उससे। तो सबसे पहले कोई भी चीज अगर तुम एनवायरमेंट में डाल रहे हो, कोई भी केमिकल डाल रहे हो, तो उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल या टेस्टिंग होनी चाहिए। अब वो चीज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। इसीलिए अगर पता है कि अगर कोई चीज ऐड हो रही है उससे कोई इकोसिस्टम का कोई स्पीशीज इफेक्ट हो रही है, जैसे डीडीटी का यूज किया और कौन इफेक्ट हो गई, कैट इफेक्ट हो गई, तो ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, नीड फॉर स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग, एकदम स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग होनी चाहिए कि जो भी चीज ऐड हो रही है वो कैसे एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं। आप बोलोगे मैम आपने बोला था कि ऑल ऑफ द अबव हम तब जाएंगे जब 3 में से 2 कंफर्म है, तो ये तो ठीक है कंफर्म, पर ये भी तो गलत तो नहीं है कि नीड टू अंडरस्टैंड हाउ रिसोर्सेज आर पास थ्रू एन इकोसिस्टम। भाई ये डीडीटी से कैसे पता चला कि जो सीक्वेंस बन रहा है कि डीडीटी की ऐसा है क्या कि हमें पहले नहीं पता था कि रिसोर्स इकोसिस्टम में कैसे पास होते हैं। अगर डीडीटी ना भी होता, सपोज करो डीडीटी ना भी होता, तो भी पता ही है ना कि 10% एनर्जी नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके ऊपर, ऊपर से लेके ऊपर एनर्जी, साथ में केमिकल्स, बायोमैग्निफिकेशन, ये तो पता ही है। उसके लिए डीडीटी का होना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, इसीलिए कैंसिल हो रहा है। नहीं तो सोचोगे मैम डीडीटी से पता तो चल रहा है कि रिसोर्स कैसे पास हो रहा है, अरे तुम डीडीटी को हटा दो, कोई दूसरा केमिकल डाल दो या कोई केमिकल भी नहीं डालो, फिर भी पता है तुमको ऑलरेडी कि कैसे कोई एक रिसोर्स दूसरे से पास होता है, पता है ना, इसलिए ऑप्शन गया, कैंसिल हो गया। देखने में तुमको फर्स्ट रीडिंग में लगेगा हाँ ये आंसर सही है, मतलब ये इस केस में अगर ये 2 आ रहे तो ऑल ऑफ द अबव मार्क करना चाहिए, पर ये चीज प्रूव करने के लिए डीडीटी की जरूरत नहीं है, तो नेचुरली ही प्रूफ हो रहा है। ठीक है, कैसे, तुम्हारा एनर्जी लॉस है, जो भी चीज है आगे इसमें कितने में पास होगी, 10% एनर्जी आगे फॉरवर्ड होगी। ठीक है, अच्छा बोलोगे मैम फिर ए क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं है, ए को आपने क्यों क्रॉस किया? समझो बात को, नंबर ऑफ लिंक्स अगेन सम देखो, अब इन जनरल तुम एक बार रीड करोगे तो तुमको लगेगा नहीं नहीं एकदम सही फिट हो रहा है, पर इसलिए मैं मना कर रही हूं क्योंकि तुम डीडीटी को हटा दिया डीडीटी को। अब क्या ये चीज ऐसा है कि ये वाली जो लाइन है, जो ऑप्शन ए है, नंबर ऑफ लिंक्स इन एन इकोसिस्टम, सिर्फ डीडीटी को ही यूज करके प्रूव किया जा सकता है? नहीं, डीडीटी हो या ना हो वो चीज तो पहले से है और वो चीज हम अलग अलग तरीके से जानते हैं। सिमिलरली बी वाला, डीडीटी हो या ना हो, पर ऑलरेडी बी वाला तो है, पर सी वाला जब तक कोई जहरीला प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो जब तक आएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमारे इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में वो इफेक्ट कैसे कर रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन हुआ। और सिंस ये दोनों कैंसिल हो गए तो ऑल ऑफ द अबव कट गया। आई क्या बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज अपने चैट बॉक्स में लिखते चलो, तुम्हें पहले जैसे मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए ये भी लिखो, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करो, मैं वापस समझाऊंगी। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बहुत बढ़िया, एनपीपी। तो बताओ जल्दी, एनपीपी सुना तो क्या याद आया? मैम जीपीपी, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहती है, जो प्लांट सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं, उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। उसमें से वो खुद के लिए कुछ यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन रेट, है ना, जैसे रेस्पिरेशन लॉस होता है। अब जो इन दोनों में से जो बच जाता है उसको हम एनपीपी बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये वो प्रोडक्टिविटी रहती है जो अगले ट्रॉफिक लेवल पे पास ऑन होती है। मतलब हम बोल सकते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो एनर्जी यूज करे, वो बेसिकली क्या है? ये एनपीपी है। याद आ गया? चलो आगे पढ़ते हैं। रेफर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन थ्रू फोटोसिंथेसिस, नहीं, वो तो जीपीपी है, कैंसल। लॉस थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, नहीं बाबा, वो तो आर है, कैंसल। ऑब्टेन थ्रू फोटोसिंथेसिस माइनस, हाँ, माइनस अमाउंट ऑफ लॉस एज हीट थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब बेसिकली यही बोल रहा है ये वाली क्वेश्चन, बिल्कुल सही। स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी, नहीं बाबा, केमिकल एनर्जी तो हर चीज स्टोर हो रही है, पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करना, या फिर हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना। पर वापस अब बोलोगे मैम ये भी तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मुझे बताओ, अब वापस वही आता है, 2 ऑप्शन सही है, पर उसमें से तुम चूज क्या करोगे? मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो इन दोनों में से बताओ ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा आया? सी, ऑब्टेन थ्रू फोटोसिंथेसिस माइनस द अमाउंट ऑफ लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, इसीलिए मैंने बोला जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ोगे बहुत केयरफुली पढ़ना, अब दूसरी बार पढ़ोगे तो तुमको सारे ऑप्शन ही ठीक लगने लगेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। इन व्हाट
वे डेट्रेटिवोर्स लाइक प्रोड्यूसर, मतलब पूछा बताओ डेट्रेटिवोर और प्रोड्यूसर किस तरीके से सिमिलर है। तो प्रोड्यूसर मतलब क्या मैम, प्रोड्यूसर जो सनलाइट का यूज करते, पर डेट्रेटिवोर में तो मैम वो फिट नहीं होगा, क्योंकि वो तो वैसे भी डेड डिकेड एनिमल्स के ऊपर डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सनलाइट वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा, फिर हम बोल सकते हैं मैम वो अपना फूड जो है वो इनऑर्गेनिक चीज को बना के यूज कर रहे हैं, मतलब पहले से जो न्यूट्रिएंट है उसी का कॉम्बिनेशन करके अपना नया फूड बना रहे, ठीक है। डेट्रेटिवोर का क्या मैम, वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां से वो अपना एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये हम समवॉट बोल सकते हैं कि पहले से जो अवेलेबल है उसी का कॉम्बिनेशन, मतलब या तो मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जैसे तुम्हारा प्रोड्यूसर के केस में, और कैटाबॉलिज्म इन केस ऑफ डेट्रेटिवोर, ये कर रहे हैं, ठीक। अब आ जाते हैं ईदर मे बी फर्स्ट मेंबर ऑफ बोथ अ ग्रेजिंग और अ डेट्राइटल फूड चेन। हाँ बोल सकते हैं, फर्स्ट मेंबर तो हो ही सकता है, ठीक है, अभी रखे रहो। बोथ प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, बोथ प्रोड्यूस ऑक्सीजन, हाँ पर अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, पर यहां गड़बड़ है। क्यों, अगर तुमको याद होगा जो डीकॉम्पोजिशन है वो कैसी है, ऑक्सीजन डिमांडिंग प्रोसेस है। मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं प्रोड्यूसर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, ऑक्सीजन दी, वो ठीक है, बट क्या ऑक्सीजन डेट्रेटिवोर दे रहे हैं, नहीं नहीं, कैसी है डेट्रेटिवोर, मतलब क्या करें मैम, डीकॉम्पोजिशन। और डीकॉम्पोजिशन हमने पहली ही लाइन पढ़ी थी कि डीकॉम्पोजिशन कैसी है, ऑक्सीजन डिमांडिंग है, रिलीजिंग नहीं लिखा है, डिमांडिंग, मतलब ऑक्सीजन यूज किया और फिर डिग्रेडेशन किया। तो ये ऑप्शन तो भैया हो गया कैंसल। चलो, बोथ रिक्वायर अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल एंड एनर्जी, हाँ ये बोल सकते हैं हम कि दोनों को सोर्स चाहिए न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल के लिए और एनर्जी चाहिए। हाँ अब बताओ, सोलर एनर्जी, अब जैसे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं प्रोड्यूसर, तो सोलर एनर्जी हुई, और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब इस केस में कौन सा न्यूट्रिशन हुआ, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। अब बोलोगे मैम तो डेट्रेटिवोर का सोर्स क्या हुआ है, जो मरा हुआ एनिमल है वो, और न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिक है वो, हाँ मैम ये बोल सकते हैं। बोथ आर प्रेजेंट ओनली इन लिथोस्फीयर, नहीं भैया एकदम प्योर बकवास। अब बोलोगे मैम हम इन दोनों में से कैसा चूज करें, समझो बात को, यहां पे एक चीज गलत लिखी है, ईदर मे बी द फर्स्ट मेंबर ऑफ बोथ अ ग्रेजिंग और अ डेट्राइटल फूड चेन। वो बोल रहे हैं कि दोनों फर्स्ट मेंबर हो सकते हैं, किसमें से, ग्रेजिंग एंड डेट्राइटल फूड चेन। अब यहां पे एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, देखो बोलोगे मैम ग्रेजिंग मतलब शुरू होगा प्रोड्यूसर से, हाँ ठीक है, पर वापस अगर कोई प्रोड्यूसर है, मुझे बताओ प्रोड्यूसर कौन कौन होता है। यहां से देखो, यहां पे तुमको ये फर्स्ट रीडिंग में ऑप्शन सही लगेगा, पर यहां एक माइन्यूट सा गड़बड़ है। अब बताओ प्रोड्यूसर कौन होता है, मैम बोलोगे प्लांट्स, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ प्लांट्स में, अब ये कॉमन क्वेश्चन क्या चल रहा है, प्रोड्यूसर का चल रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसर, अब याद रखना प्रोड्यूसर कहां होते हैं, तो प्लांट्स हो सकते हैं। अगर अर्थ पे मतलब लैंड पे रहे, टेरेस्ट्रियल में, तो मैम तो प्लांट्स रहेंगे, और अगर पानी में रहे तो पानी में मैम फाइटोप्लैंक्टन रहेंगे, ठीक है, और कौन रहेंगे मैम, एल्गे रहेंगे, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब बताओ मतलब ये दोनों क्या है, प्रोड्यूसर है तुम्हारा, ये हुआ टेरेस्ट्रियल पे और ये हुआ तुम्हारा एक्वेटिक में, ठीक, मतलब प्रोड्यूसर अपने पास दो कैटेगरी है, टेरेस्ट्रियल वाले की अलग है और तुम्हारे एक्वेटिक की अलग है। अब ये प्रोड्यूसर कॉमन के लिए चल रहा है, ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूसर जो है वो कहां पे है, ग्रेजिंग का ही पहला लेवल हो सकता है, नहीं देखो यहीं पे ग्लिच है। अब बोलोगे नहीं मैम आया समझ में, अच्छा पहले मैं दूसरा ऑप्शन इरेडिकेट करूंगी फिर ये वाला ऑप्शन। अब तुमको पता है कि जो डेट्रेटिवोर्स है वो पहली वाली स्टेप रहेगी, फर्स्ट मेंबर रहेगी डेट्राइटल फूड चेन के लिए। जैसे डेट्राइटल फूड चेन मतलब डीकॉम्पोजिशन, तो डीकॉम्पोजिशन में फर्स्ट मेंबर कौन आता है, जो डेट्रेटिवोर या डीकॉम्पोजर्स आते हैं, स्कैवेंजर्स आते हैं। हाँ मैम ये सही है, ये स्टेटमेंट आधा सही है और आधा गलत है। आधा सही कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट्रेटिवोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गलत कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हमको पता है प्रोड्यूसर दो तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल में प्लांट्स रहते हैं और एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं, ठीक है, तो ग्रेजिंग मतलब टेरेस्ट्रियल हो गया। पर ये वाला स्टेटमेंट ऐसे बोल रहा है कि प्रोड्यूसर हमेशा ग्रेजिंग का ही फर्स्ट पार्ट रहेंगे, नहीं भैया प्रोड्यूसर तुम्हारा एक्वेटिक में भी आता है जहां फाइटोप्लैंक्टन एल्गी भी होगा। आई बात समझ में, भले उन्होंने, अब तुम बोलोगे मैम पर यहाँ पे तो सब ग्रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है ना, ग्रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, ठीक है, पर ये स्टेटमेंट तब सही होता जब लिखते ग्रेजिंग और डेट्राइटल फूड चेन, ठीक है, ग्रेजिंग कॉमा एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, अगर ये चीज लिखते तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही होता। अभी मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो प्रोड्यूसर है और जो डेट्राइटिवोर्स है वो फर्स्ट लेवल कहां पे रहते हैं, या तो डेट्राइटल फूड चेन अगर डेट्रेटिवोर्स है, और अगर
प्रोड्यूसर्स है तो ग्रेजिंग वाला जगह, पर प्रोड्यूसर सिर्फ ग्रेजिंग और डेट्राइटिवोर वाली जगह मतलब फर्स्ट लेवल पे नहीं होते। प्रोड्यूसर और भी कहाँ होते हैं, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म के फाइटोप्लैंक्टन वाली जगह पे ही होते हैं। तो उन्होंने फाइटोप्लैंक्टन वाला पॉइंट मेंशन ही नहीं किया। देखो समझो, ये ऐसा कुछ है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है। हम बोल सकते हैं ऑल, ध्यान से सुनना ठीक है, ऑल फाइटोप्लैंक्टन मतलब ऑल फाइटोप्लैंक्टन कॉमा एल्गे, ठीक है, मतलब अपन ग्रीन एल्गे पे स्टिक करें जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। ऑल फाइटोप्लैंक्टन कॉमा एल्गे एंड प्लांट्स, मतलब वापस कौन से प्लांट्स मैं बोल रही हूँ, जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है, नहीं तो बोलोगे मैम इंसेक्टिवोर प्लांट भी तो है, ठीक है। ऑल फाइटोप्लैंक्टन एल्गे एंड फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, क्लियर है, ये सुनाई दे रहा है एकदम, एकदम सही है। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट दे रही हूं कि ऑल प्रोड्यूसर, देखो मैं बोल रही हूं ये तीन कैटेगरी, तीनों के तीनों क्या है, प्रोड्यूसर है। और दूसरा स्टेटमेंट में क्या दे रही हूं कि ऑल प्रोड्यूसर आर प्लांट। समझो बात को, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, यहां भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। मैं बोल रही हूं पहला स्टेटमेंट दैट ऑल, और ये इस टाइप में भी आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, स्टेटमेंट 1 लिखा रहेगा, स्टेटमेंट 2 लिखा रहेगा और बोलेंगे चॉइस करो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मतलब ये अलग क्वेश्चन ही बन जाएगा। वो बोल रहे हैं ऑल एल्गे, वापस ग्रीन एल्गे से रेफर कर रही हूं, एल्गे कॉमा फाइटोप्लैंक्टन एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। वापस यहां प्लांट्स कौन सा, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ये है स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 मैं बोल रही हूं दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्लांट। अब बताओ मुझे ये दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है। ये रहा स्टेटमेंट ए और ये रहा स्टेटमेंट बी। ध्यान से पढ़ना, ये कुछ इस क्वेश्चन में ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि ए और बी में से दोनों करेक्ट है, कि ए करेक्ट है, कि बी करेक्ट है, कि दोनों गड़बड़ है, ठीक है। अब देखो समझो बात को, ये बोल रहे कि जितने भी फोटोसिंथेटिक एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन और फोटोसिंथेटिक प्लांट है, सबके सब क्या है, प्रोड्यूसर। ये एकदम सही है। पर ये दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जितने भी प्रोड्यूसर है वो प्लांट्स है। नहीं, देखो भैया प्रोड्यूसर में हमारे पास भिन्न भिन्न अलग अलग काइंड ऑफ कैटेगरीज है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो समवट जैसे ये जो स्टेटमेंट का मीनिंग निकल रहा है ना कि जितने भी प्रोड्यूसर है वो प्लांट है, और हमको पता है प्लांट क्या करता है, सबसे पहली वाली लेयर जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल रहती है वहां पे होता है ना, ये हमको पता है। सिमिलरली वो वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जो डेट्रिटिवोर्स है, जो प्लांट्स है, जो प्रोड्यूसर है, वो फर्स्ट लेवल पे ऑब्टेन कर रहा है। पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोड्यूसर है वो सिर्फ दो ही, एक ही जगह आते हैं, जो है क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन। वो गड़बड़ है। क्या लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, ग्रेजिंग कॉमा एक्वेटिक फूड चेन, तब ये आंसर होता है, इसलिए ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। अब बोलोगे मैम अब वापस हम ऐसे कैसे बोले, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और धीरे धीरे एक का मीनिंग देखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया कि दोनों को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है और सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, ठीक है। चलो आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। पूछ रहे बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है प्रोडक्टिविटी के लिए, कौन सा पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब बात समझो, बोलोगे मैम हमने पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी तो पढ़ा ही नहीं है, आपने 3 टाइप के पिरामिड पढ़ा है, एक है नंबर, एक है बायोमास, और आखिरी वाला जो एक पढ़ाया था वो। हाँ, पर अब ध्यान से देखो तो तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, मुझे इतना बताओ। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या मैम, जितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ। तो देखो बायोमास बोलो या प्रोडक्टिविटी बोलो, एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और पूछा है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोला है, ठीक है। मतलब यहां जो स्टेटमेंट ट्रू आएगा वो कैंसिल कर देना, वो आंसर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, नॉट ट्रू के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इन वन ट्रॉपिक लेवल इज पास्ड इनटू द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल सही है, पर पूछा गलत कौन सा है, तो कैंसिल। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल मोस्ट फूड चेन आर लिमिटेड टू 3 to 5 स्टेप। बिल्कुल सही है, पर पूछा है गलत कौन सा है, कैंसिल। द पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सम एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। हाँ, हमको पता है इन्वर्टेड होता है, ठीक है। सारे जितने रहते हैं वो कुछ इस तरीके से चलते हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हुआ वो इस तरीके से चलता है। सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर रहता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, आखिरी में टर्शरी कंज्यूमर। पर एक्वेटिक में ये उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर कम होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर,
याद आया, एक ही पिरामिड उल्टा था, ये वो कैटेगरी है। द पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सम एक्वेटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन कौन हुए भैया? जो फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर लेवल किसका लेवल ज्यादा है? जू प्लैंक्टन को। तो ये सही हुआ स्टेटमेंट। तो आंसर क्या पूछा, क्या है? नॉट ट्रू, काट दो। ईट ग्रेन फीड बीफ, अच्छा, जो ईटिंग ग्रेन फीड बीफ, बीफ जो है जो क्या खा रही, बीफ मतलब गाय, और वो क्या खा रही है? दाने खा रही है ना, ग्रेन्स खा रही है, ठीक है। इज एन इनएफिशिएंट मीन ऑफ ऑब्टेनिंग द एनर्जी ट्रैप बाय फोटोसिंथेसिस। अब देखो, इनएफिशिएंट मीन बाय ट्रैप बाय फोटोसिंथेसिस, भैया हमारे पास जो टर्शरी वाला कंज्यूमर रहता है उसको नीचे के खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा बीफ खाओ जो बीफ ने क्या खाया है? ग्रेन्स खाई। भाई ये तो नॉर्मल ही है, इनएफिशिएंट तो है ही, पर नहीं, इनएफिशिएंट नहीं बोल सकते, एफिशिएंट है, क्योंकि वापस वही 10% लॉ लगता है। तो 10% का एनर्जी ही ऊपर जाएगा। पूरा इकोसिस्टम में, पूरा फूड चेन में वही लॉ है कि 10% ही ऊपर जाएगा। अब देखा जाए तो इनएफिशिएंट तो हर ट्रॉफिक लेवल के लिए इनएफिशिएंट है, पर वो बोल रहे इसलिए इनएफिशिएंट है क्योंकि वो ईटिंग ग्रेन फीड बीफ है। तो ये स्टेटमेंट कुछ अजीब सा साउंड नहीं कर रहा। अब बोलोगे मैम ये वाला ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा है। एक और चीज, बहुत बार ऐसे तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और ये प्रीवियस ईयर आ चुके हैं ना। तो इसमें क्या होगा कि तुमको ऐसा कंफर्म रहेगा कि एक ऑप्शन कुछ अजीब सा साउंड कर रहा है, पर 3 के बारे में तुम कंफर्म हो कि वो गलत ही है। तो फिर अपना क्या मानोगे? गट का फीलिंग मानोगे, है ना। तो उस केस में अब जब तुम्हें पता है ये गलत और ये गलत, तो बचा कौन सा? ये तरीका, ठीक है। अब बोलोगे मैम हमने चलो ये उस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो इसको मार्क कर दिया, पर फिर अच्छा एक और चीज, बहुत सारे नेट में, मतलब 1-2 वेबसाइट पे ही इसका आंसर सही दिया हुआ है, नहीं तो साइड बाय साइड गूगल करोगे, है ना, गूगल में बहुत सारे वेबसाइट में यही क्वेश्चन का आंसर उन्होंने सी मार्क किया हुआ है, पर वो गलत है, क्योंकि वो सही चीज बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि एक्वेटिक प्राइमरी प्रोड्यूसर कंज्यूमर ज्यादा रहेगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर कम रहेगा, वही तो लिखा है। तो ये तो सही हुआ ना, ठीक है। इन्वर्टेड है। अपराइट क्या रहता है? इसको बोलते हैं अपराइट, और अपराइट का उल्टा क्या रहता है? इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड ही तो लिखा है, तो ये चीज तो सही बोल रहा है। याद रखना, बहुत सारे ऑप्शंस में ये दिया हुआ है, पर 1-2 वेबसाइट पे सही ऑप्शन दिया हुआ है, जो क्या है तुम्हारा डी। अब क्यों? क्योंकि ये सफिशिएंट है। अब इनएफिशिएंट एफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि जो टर्शरी कंज्यूमर है वो उसके नीचे वाले को खाए, और वही इसलिए बार बार उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है, क्योंकि वही 10% इतना। तो अब जैसे मैम मतलब आप बोल रहे हो कि अगर हम इतना ज्यादा, देखो यही एक रीजन है कि वेज और नॉनवेज में, कि अगर तुम वेज को तुम्हें इतना खाना पड़ेगा, वही नॉनवेज तुमको इतना खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफर होती है। ये भी एक लॉजिक रहता है कि लोग जब कोई जिम जाता है तो बोलते हैं प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट हो, और प्रोटीन में ज्यादा वो एनिमल प्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनिमल ने सपोज कुछ खाया तो उसका 10% हुआ, और खुद का भी उसने अपना बायोमास बनाया उससे, और वो भी उसका सेव हुआ, ठीक है। मतलब अगर तुमने सुना होगा कि अगर तुमने एक चिकन खाया जो इतना साइज का है, ठीक है, उससे अगर तुमको 10 जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है, तो सेम एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें प्लांट कितना प्रोडक्ट खाना पड़ेगा? इतना डिफरेंस हो जाता है। और अगर ये याद नहीं होगा तो आई थिंक 8th या 9th क्लास की बुक में तुम्हारा चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहीं से की गई है कि अगर दोनों हम सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट को देखें, ऑटोट्रॉफिक और हर्बीवोर और कार्निवोरस, तो हर्बीवोर में क्या रहता है? आपको इतना खाना पड़ेगा तब जाके वो एनर्जी इतनी मिलेगी। पर वही जो कार्निवोर फूड रहता है या नॉन वेजिटेरियन फूड रहता है, अब बोलोगे मैम आप तो नॉन वेजिटेरियन प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि तुम जो नॉनवेज खाओगे तो उसका साथ वो 10% एनर्जी और उसका खुद का भी प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है। तो यहां पे वो बोल रहे हैं कि इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट नहीं, यही एफिशिएंट तरीका है, ठीक है। चलो, क्योंकि पूरा का पूरा क्या हो जाता है? वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और वही अगर प्लांट में खाओ तो आधी प्लांट की चीजें तो डाइजेस्ट ही नहीं होती। बताओ क्यों? क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज होता है मतलब क्या? रफेज हो गया। तो रफेज का तो मीनिंग है डाइजेस्ट नहीं होना, क्लियर करना, ठीक है। अब वापस, अब जिसको डाइजेस्ट नहीं होता तो प्लीज कृपया करके वेजिटेरियन फूड पे स्टिक रहें। अब वापस वही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट हाँ ह्यूमन एज अ मेंट है कार्निवोर, सॉरी ओमनिवोर। क्यों? क्योंकि अगर याद होगा, तुमने 10th में पढ़ा होगा, जिन लोग 10th के लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा कि जिन लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है वो बाय नेचर कैसे रहते हैं? हर्बीवोर। जैसे तुम्हारी काऊ हो गई, बफेलो हो गई, ये सब लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी है। और जिन लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, मतलब बॉडी ने उनको कैसा बनाया है? उनको कार्निवोर बनाया। जैसे तुम्हारे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, कैट हो गई, ये सारे। और हमारी ना इतनी ज्यादा लंबी ना इतनी ज्यादा छोटी, तो हमारे बीच के, तो हम बाय नेचर कैसे? हम ओमनिवोर है। आई बात समझ में? तो इसका
करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? डी। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which of the following statement is correct? अब करेक्ट बोल रहे हैं मतलब हमको पढ़ना है और जो चीज इनकरेक्ट दिखेगी उसको कैंसिल कर देना है। चलो, warm and moist environment favor decomposition, हाँ बिल्कुल सही है। Whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition. Anaerobiosis मतलब anaerobic respiration, जहां ऑक्सीजन नहीं है। देखो, anaerobiosis मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट, याद आया? और ऑक्सीजन एब्सेंट तो डीकम्पोजिशन बट ऑब्वियस कम हो जाएगा, क्योंकि डीकम्पोजिशन की पहली लाइन तुमने पढ़ी थी, डीकम्पोजिशन इज ऑक्सीजन डिमांडिंग प्रोसेस, मतलब एक एरोबिक रेस्पिरेशन है। और यहां क्या लिखा है? एनाबायोसिस, मतलब एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो ये स्टेटमेंट तो बहुत सही है। अब बोलोगे मैम मिल तो गया ऑप्शन, अब आगे बढ़ लेते? नहीं, एक बार पढ़ तो लो। चलो, वार्म एंड मॉइस्ट अच्छा, वार्म एंड मॉइस्ट अगर याद होगा, हमने जब टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए थे तो पूछा गया था वहां पे कि 4 ऑप्शन में से बताओ कौन से इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा डीकम्पोजिशन होगा। तो हमने वहां क्या मार्क किया था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल क्यों? गर्म होता है, और रेन फॉरेस्ट पानी आ रहा है, तो वह वार्म एंड मॉइस्ट। ठीक है, चलो, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब क्या? रोकना। गलत, सारी बकवास लिखी, कैंसिल कर दो। ठीक है, वेयर एज लो टेम्परेचर एनाबायोसिस फेवर डीकम्पोजिशन, पूरा उल्टा लिखा हुआ है, गलत गलत गलत। चलो, सी, वार्म एंड एनाबायोसिस फेवर डीकम्पोजिशन, नहीं बाबा। एनाबायोसिस मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और डीकम्पोजिशन तो ऑक्सीजन डिमांडिंग प्रोसेस है, गलत लिखा हुआ है, कैंसिल। वार्म एंड लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर तो कभी भी फेवर नहीं करे। अच्छा, इनहिबिट, इनहिबिट के लिए लो टेम्परेचर सही है, पर यहां पे क्या गड़बड़ लिखा है? वार्म वर्ड गड़बड़ लिखा है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ए। मतलब क्या? जहां पे गर्म और मॉइस्चर रहेगा वो चीज डीकम्पोजिशन का रेट फास्ट करेगी, वहीं जहां टेम्परेचर कम रहेगा और ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा वो डीकम्पोजिशन को इनहिबिट करेगा। तभी डेजर्ट, अगर मैं डेजर्ट और तुम्हारा आर्कटिक जोन है ना, पर्माफ्रॉस्ट रीजन को कंपेयर करो तो डीकम्पोजिशन ज्यादा कहां होगा? मैम डेजर्ट में, क्योंकि वो वार्म है। ठीक है, भले पानी वहां नहीं है, पर अगर यहां देखो तो वहां क्या है? लो टेम्परेचर, पर्माफ्रॉस्ट रीजन में वहां चीज जम जाती है ना। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारी मूवी में यही कंसेप्ट यूज करते हैं, गए वहां पे तो वहां पे इंसान जमे हुए मिले ऐसे लाशे की तरह, है ना, पर वो डीकम्पोज नहीं हुआ, ऐसे एज इट इज है, क्योंकि जम गई, डीकम्पोज हो नहीं पा रही है। वही अगर मैं डेजर्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पूछूं, बताओ इन दोनों में से डीकम्पोजिशन फास्ट कहां होगा? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों? वार्म तो दोनों है, पर मॉइस्चर कहां पे है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी एंड एन इकोसिस्टम? अरे भैया सीधा सा लॉजिक है। कम्युनिटी मतलब क्या? याद करो। अब ये देखो, बोलोगे मैम ये तो हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ा था। हाँ पढ़ा था ना, पर एंट्रेंस एग्जाम में 2 चैप्टर को मर्ज करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो, कम्युनिटी का मतलब क्या है? तुमने पढ़ा था कि मैम जैसे एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का ही मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लोग बहुत सारे हो गए और वही अपने बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर में एक जगह पे रह रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कम्युनिटी। ठीक है, अब यही कम्युनिटी अलग अलग जगह की होगी। जैसे हम लोग की एक कम्युनिटी है, मैग्नेट ब्रेन्स की एक कम्युनिटी, एक यूट्यूब की कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग चैनल मर्ज होके एक प्लेटफॉर्म पे जो है यूट्यूब। तुम्हारे स्कूल की एक कम्युनिटी होगी, स्कूल फ्रेंड्स की कम्युनिटी होगी ना, और तुम्हारे घर की एक कम्युनिटी, तुम्हारे सोसाइटी जहां तुम रह रहे हो वहां की कम्युनिटी होगी। तो ऐसे अगर मैंने अलग अलग कम्युनिटी, ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी अगर एक बड़े लेवल पे देखूं, जहां पे वो कम्युनिटी बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर के साथ क्या करिए? इंटरैक्ट करिए। बोलोगे मैम बायोटिक क्यों? तुम्हारा बायोटिक के साथ भी तो इंटरैक्शन है, पेड़ पौधों के साथ इंटरैक्शन है, चिड़ियों के साथ। बोलोगे मैम हमारा चिड़ियों के साथ कोई इंटरैक्शन है। क्यों इंटरैक्शन नहीं है? हर चीज क्या है? इंटरकनेक्टेड है। भले तुमको पता नहीं है, हर चीज का कुछ एक रोल है ना। बताओ ये किसने बोला था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में लिखा गया था कि हर स्पीशीज का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है इकोसिस्टम में, भले तुमको वो दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, पर जब वो स्पीशीज निकालोगे तब उसका इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल बता देती हूँ। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसा है? एस्टिमेटेड है। अब बोलोगे मैम ये तो आप डराने वाली बात कर रहे हो। डराने वाली बात नहीं कर रही हो, असलियत बता रही हूँ। ऐसे एक एस्टिमेट किया गया है यूएन और डब्ल्यूएचओ ने, यूएन ने, कि बाय 2040, अभी क्या चल रहा है मैम? 2022 है ना, 40 तक बोल रही हूँ। बाय 40 जो टॉप सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो पूरी गायब हो जाएगी।
अब बताओ सॉइल ही नहीं रहेगी तो ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कैसे होगी? मतलब मैम आप बोल रहे हो कि क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हाँ यही बोल रही हूँ मैं, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और साथ में जो हमारी हनी बीज है ना, जितने भी पॉलिनेटर है उनका नंबर भी कम हो रहा है। अब बोलोगे मैम उनका नंबर क्यों कम हो रहा है? क्योंकि एक एस्टिमेट ये बहुत ज्यादा हम इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मोबाइल टावर्स है, रेडिएशन है, उससे भी इफेक्ट पड़ रहा है। ये तो तुमने सीधा सीधा देखा होगा, पहले क्रो का नंबर बहुत ज्यादा था। अब बताओ क्रो कौन है? स्कैवेंजर है मैम। अब तुमने सोचो फूड चेन में से जो डीकंपोजर वाला कैटेगरी जिसमें स्कैवेंजर भी आते हैं, उसमें से एक मेंबर को हटा दिया, क्रो को हटा दिया। अब देखो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सिमिलरली हमने ऐसे वल्चर्स को भी एंडेंजर्ड कर दिया है, ठीक है। तो वापस ये चीज, अब बोलोगे ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये मैं बता रही हूँ कि इकोसिस्टम में कम्युनिटीज बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर के साथ क्या करती है? इंटरैक्ट करती है, इसलिए बता रही हूँ। और इसलिए बता रही हूँ कि भले तुमको लग रहा है हम तो कोई बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ अपने मम्मी को छोड़ के या मैम को छोड़ के या अपने फ्रेंड्स को छोड़ के, नहीं नहीं, तुमको पता नहीं है, पर सारा इंटरैक्शन पैरेलल चल रहा है। पूरा एक फूड वेब है ना, इंटरैक्टिव है। चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो पूछ रहे बताओ क्या डिफरेंस है? अ कम्युनिटी एंड ए बायोटिक एनवायरमेंट कॉम्प्रोमाइज अ इकोसिस्टम। अच्छा ठीक है, होल्ड करो। Ecosystem is a type of community नहीं, group of community with abiotic and biotic interaction is an ecosystem। तो क्रॉस किया। A biome include only plant community or communities present in an environment। नहीं बाबा, सिर्फ प्लांट कम्युनिटी नहीं, सारी कम्युनिटीज जिसमें पूरा फ्लोरा फौना सब आता है, ठीक है। An ecosystem include only, अब देखो यहाँ पे मैं ये क्यों क्रॉस करते जा रही हूँ, तुम्हें पता चलेगा कि ये गलत है। ओनली अ टाइप ऑफ, अ गलत है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। उसके बाद एन इकोसिस्टम इंक्लूड ओनली द एबायोटिक एस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर एनवायरमेंट। सिर्फ एबायोटिक क्या? नहीं, बायोटिक भी। चलो आते हैं ऊपर। अ कम्युनिटी एंड द एबायोटिक एनवायरमेंट कंप्रोमाइज एन इकोसिस्टम। तो कम्युनिटी मतलब क्या हुआ तुम्हारा? बायोटिक फैक्टर। अब बोलोगे मैम ये भी तो गलत है। गलत नहीं है, उन्होंने कम्युनिटी के नाम पे बायोटिक फैक्टर बेसिकली वो इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी की डेफिनेशन ही क्या होती है? पॉपुलेशंस का ग्रुप, अलग अलग स्पीशीज का, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कम्युनिटी। इसलिए देखो उन्होंने कितने इंटेलिजेंसली, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे उन्होंने वर्ड कम्युनिटी डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गए, बोलोगे मैम कम्युनिटी नहीं। देखो पॉपुलेशन मतलब सिर्फ एक ही स्पीशीज के बहुत सारे लोग, है ना, मतलब मेंबर्स, और वही अलग अलग स्पीशीज के जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, बायोटिक इंटरैक्शन हो रहा है, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग मेंबर, तो उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे। मतलब सीधा सीधा बोल दो मैम बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, और आगे उन्होंने लिख दिया और ए बायोटिक फैक्टर जब इंटरैक्ट करे तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, अब बोलोगे मैम ये पहली वाली लाइन हमको कंफ्यूज कर रहे थे, हम कैसे सॉल्व करें? वापस वही, कौन सी? डिडक्शन मेथड। अगर तुम किसी आंसर के बारे में कंफर्म नहीं हो, पर तुमको ये पता है कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो तुम्हारा बचा हुआ क्या हो गया? आंसर हो गया ना। जैसे यहाँ पे अ गलत है तो क्रॉस कर दिया, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया तो क्रॉस कर दिया, यहाँ पे ओनली एबायोटिक कर दिया तो क्रॉस कर दिया, तो इसको क्या बोला? डिडक्शन मेथड। हमको ये पता है कि आंसर क्या नहीं है, आंसर क्या है उस पे क्वेश्चन मार्क है, पर अगर ये तो 110% श्योर हो कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो जो बच गया वो क्या रहेगा? तुम्हारा आंसर रहेगा। ये भी एक टेक्निक होती है, ठीक है। वापस, पर ये तभी काम करेगी जब चार में से इन तीन ऑप्शन के बारे में तुम 110% श्योर रहोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल इज नॉट ट्रू? जल्दी बताओ, बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब क्या? न्यूट्रिएंट साइकिल। कौन कौन से साइकिल्स पढ़े थे इसमें मैम? दो कैटेगरी, गैशियस, सेडिमेंट्री। गैशियस में कौन आया था मैम? कार्बन आया था और नाइट्रोजन आया था, और सेडिमेंट्री में मैम सल्फर एंड फॉस्फोरस। बहुत बढ़िया। सल्फर एंड फॉस्फोरस स्टार्ट कहां से थे? क्या अलग था इन दोनों के बारे में? मैम नाम ही है सेडिमेंट्री, तो स्टार्ट ही सेडिमेंट से होती थी, मतलब रॉक से शुरू होती थी, घूम के वापस रॉक पे आ जाती थी, मतलब ज्यादा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता था, ये अंदर के अंदर न्यूट्रिएंट फॉर्म में ही घूमता रहता था, ठीक है। और वही गैशियस फॉर्म में मैम ये ऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक फॉर्म दोनों में मिलता है। गैशियस कौन सा फॉर्म हुआ मैम? इनऑर्गेनिक फॉर्म। और मिलता कौन से फॉर्म में था मैम? ऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक फॉर्म N2। पर जो तुम्हें मिल रहा है प्लांट फिक्स करे किस फॉर्म में? NO3, नाइट्रेट, नाइट्राइट। याद आया? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्या बोल रहे हैं? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब हम सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो ट्रू लग रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि क्या पूछा है? गलत क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एलिमेंट्स रिमेन लॉन्गेस्ट इन द लिविंग पोर्शन ऑफ देयर साइकिल। गलत भैया, पहले स्टेटमेंट गलत। या बताओ क्यों? क्योंकि मैम हमेशा जो एलिमेंट है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी भी लिविंग पोर्शन में रहते हैं, बाकी हट जाते हैं। और यहां लिखा है रिमेन लॉन्गेस्ट,
मतलब सबसे ज्यादा किस में लिया जाता है, लिविंग पोर्शन में। गलत भैया, ये तो पहला ही स्टेटमेंट है। और इसी को सपोर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट भी दिया गया है तुम्हारे एनसीईआरटी में कि जैसे एनर्जी रहती, कांस्टेंट सप्लाई करना पड़ता है एनर्जी का, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। सिमिलरली न्यूट्रिएंट का भी कांस्टेंट सप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी का भी, न्यूट्रिएंट का भी, क्योंकि न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यूज अप हो जाएंगे, वापस अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट कैसे रहे, शॉर्टेस्ट, अरे सीधा सा लॉजिक है। तुम अगर ये स्टेटमेंट अपन मान ले, इसका मतलब हम खाना खा ले, अब मेरे को ना नाइट्रोजन की जरूरत है, ना फॉस्फोरस की जरूरत है, ना आयन की जरूरत है। फिर बताओ इतनी सारी दुनिया भर की डेफिशिएंसी कहां से हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो काम के रहते हैं, जो रोक सकते हैं बॉडी में, वो रुक जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सेल्स यूज कर लेते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट तो एज इट इज बाहर फेंक दिए जाते हैं, इसलिए रोज छोटे छोटे अमाउंट में खाना पड़ता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन हो गया, रोज नमक खाते हो कि नहीं। आयोडीन हो गया, अब आयोडीन अपने बॉडी में स्टोर नहीं होता, पर आयोडाइज सॉल्ट रोज खाना पड़ता है उस केस में। तो वापस लॉन्गेस्ट कैसे रुक रहा है, गलत। चलो स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं। गैसियस एलिमेंट साइकिल मोर क्विकली देन एलिमेंट विदाउट अ गैसियस फेस। हाँ बिल्कुल सही, गैसियस वाला जल्दी घूम जाता है एज कंपेयर टू विदाउट गैसियस फेस। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर पूछा नॉट ट्रू है तो कैंसिल। अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा, ये गलत है ना, ये गलत है। अच्छा, यू मे हैव सम एटम इन योर बॉडी दैट वर वंस पार्ट ऑफ अ डायनासोर। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, वंस पार्ट ऑफ अ डायनासोर क्यों, बिग बैंग का पार्ट होंगे हम, कभी हम हो सकता है कभी क्या बोलते हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट होंगे, वो मॉलिक्यूल आ जाके नीचे आके हम बन गए। वह मैटर तो वही है, जिस मैटर से मैं बनी उसी मैटर से वो डायनासोर बना था, उसी मैटर से ये नहीं, पेन तो खैर अलग मैटर है, पर हाँ एटॉमिक लेवल पे सेम हो सकता है, तो उन्होंने एटम ही तो बोला है, तो क्रॉस सही आंसर है। ठीक है, देखो हर चीज तुम अगर कभी सोचो तो हम हर चीज एक ही सोर्स से बनी हुई है। ठीक है, चलो बायोकेमिकल साइकिल इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बिल्कुल, बोथ नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग क्या हो गए मैम, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और लिविंग क्या हो गए, जो इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर नाइट्रोसोबैक्टर है या नाइट्रोकोकस है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है, पर पूछा गलत है, इसलिए क्रॉस। तो आंसर क्या आया, ए, कि ज्यादातर एलिमेंट भैया लॉन्गेस्ट नहीं शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ मेजर कंसर्न अबाउट अ अल्टरिंग ऑफ कार्बन साइकिल। कौन सा सही नहीं है ना। ठीक है, द ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आइस कैप आर एक्सपेक्टेड टू मेल्ट इफ ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूज। सही है कार्बन साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर पूछा है नॉट अ मेजर कंसर्न। ये तो मेजर कंसर्न है भैया, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो बहुत सारी कंट्रियां ही डूब जाएंगी, जैसे मॉरिशस हुआ, मालदीव्स हो गया, हमारा इंडिया में अंडमान निकोबार का पोर्शन हो गया, मुंबई हो गया, सब डूब जाएगा, तो मेजर कंसर्न तो हुआ ही। ठीक है, फिर पूरा क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगा, तो बहुत मेजर कंसर्न है। हाई सल्फर फ्यूल्स आर यूज्ड बाय पावर प्लांट्स बिकॉज दे आर लेस एक्सपेंसिव देन लो सल्फर प्लांट। अब कार्बन की बात की है, तुम सल्फर क्यों लेके आ रहे हो बीच में। ठीक है, तो ये मैम हो सकता है। अगला देख लेते हैं, द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक CO2 एक्सीड द लिमिट ऑफ एबिलिटी ऑफ द ओशन टू एब्जॉर्ब द इंक्रीज। बिल्कुल सही है। ये देखो हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग करेगी, पर बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ओशंस भी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ओशंस में कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, CO2। तो देखो पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही ओशन उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, और अगर वो एक्सीड कर गया लिमिट तो फिर वो एब्जॉर्ब करने के लिमिट के बाहर हो जाएगा, तो ये तो मेजर कंसर्न है, क्रॉस करो। CO2 is a gas that trap infrared radiation। बोल ही रही हूं ग्रीन हाउस गैस है, तो सही है, पर पूछा है नहीं है तो काट दो। तो तुम्हारा आंसर क्या है, कार्बन के बीच में सल्फर की बात कहां से कर रहे हो। ठीक है, चलो इजी था ना ये। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिलीज ऑफ। मिनरलाइजेशन मतलब क्या मैम, ऑर्गेनिक टू कन्वर्ट हो रहा है इनऑर्गेनिक। बस अब देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस। ह्यूमस क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर। कौन ऑर्गेनिक, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जिसके ऊपर जो धीरे धीरे वेरी स्लो डिग्रेड होगा, मतलब मैम यही आंसर है। चलो आंसर यही है, आगे देख लेते हैं। बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेट्राइटस। नहीं भैया, बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन हुआ तो डेट्राइटस मतलब फर्स्ट स्टेप डिकम्पोजिशन की, तो वो तो गलत है ना, डेट्रेटिफिकेशन। तो ये तो दूसरा है। देखो ये हमने इंपॉर्टेंट में भी सेम क्वेश्चन किया था, प्रीवियस ईयर में भी सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस नहीं, इनऑर्गेनिक। इन ह्यूमस खुद ऑर्गेनिक है,
तो क्रॉस। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेट्राइटिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज ह्यूमिफिकेशन, पर पूछ रहे मिनरलाइजेशन, आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप मतलब जो उसके पहले वाला है ह्यूमस से मिनरल को ऑब्टेन करना, मतलब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक को ऑब्टेन करना, तो उसको क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कैसा है, अब ये तुमको याद कर लो। क्या है इसका आंसर? ओशन। क्यों मैम? देखो, माउंटेन ले लो मैम, ये तो एक्सट्रीम कंडीशन है। डेजर्ट ले लो मैम, ये भी एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है। माउंटेन क्यों एक्सट्रीम कंडीशन बोल रही हूँ? गर्म, ठंड रहता है ना, ठंडा हो जाता है माउंटेन, मतलब जैसे जैसे हाइट अचीव करोगे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो बट ऑब्वियस डिकम्पोजिशन कम होगा, और डिकम्पोजिशन एक मेजर फैक्टर है तुम्हारी इकोसिस्टम या फूड साइकिल या फूड वेब को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल। देखो स्टेबल किसको बोलेंगे? जहां ये साइक्लिंग पूरी तरह कंटिन्यूस चल रही है, कोई भी एक मेंबर हट नहीं रहा है, वहीं का वहीं है, ठीक है। तो इस केस में तो भैया एक मेंबर ही गायब है, तो वो वापस साइकिल रोटेट करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है मैम, ये समझ में आ गया। अब बोलोगे मैम फॉरेस्ट भी तो होना चाहिए, समझो बात को। देखो फॉरेस्ट को तुमने सपोज करो चॉप डाउन कर दिया, काट दिया, तो गायब हो गया, पर ओशन में वो जो कंडीशन है वो बहुत लंबे समय तक एज इट इज मेंटेन रहता है। स्टेबल मतलब कोई भी वहां का मेंबर हट नहीं रहा है, या क्या बोलते हैं, हट नहीं रहा है, या फिर अगर हट भी गया तो इजीली वापस आ रहा है। तो देखो फॉरेस्ट में वापस अगर एक फॉरेस्ट चॉप डाउन हो गया या नेचुरल कैलामिटी से सपोज जल गया, जैसे फॉरेस्ट फायर होता है ऑस्ट्रेलिया में, इतनी ज्यादा होती है ना, तो अब फॉरेस्ट फायर हो रही है, तो उस केस में क्या, कोई एक मेंबर या ट्रॉपिक लेवल हट रहा है, वापस आने में प्रॉब्लम दे रहा है। ओशन में ऐसा कोई चांस ही नहीं है, जो है वैसा है, एज इट इज ही वहीं के वहीं साइकिल ही रोटेट होता रहता है, ठीक है। मतलब ज्यादा स्टेबल ये याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो डायरेक्ट स्टेबल कम्युनिटी कौन सी है? ओशियन है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी कंसिडर एन इकोसिस्टम? कौन सा इकोसिस्टम कंसिडर नहीं होगा? अ स्मॉल पॉन्ड, भैया इकोसिस्टम है, कुड नॉट भी पूछा है, कैंसिल करो। ऑल फिशेस इन कोरल रीफ, ऑल फिशेस मतलब जितनी भी फिश है सारी कोरल रीफ में। अरे इंटरैक्शन भी तो कराओ बायोटिक एबायोटिक के साथ, तब तो उसको इकोसिस्टम बोलेंगे, या एक पूरा पर्टिकुलर हैबिटेट लो तब उसको इकोसिस्टम बोलेंगे। ये तो सिर्फ बोल रहे सारी मछलियां हैं, सिर्फ कोरल रीफ है, इंटरैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है भगवान जाने। तो नहीं भैया, ये है, ये मतलब ये नहीं है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि क्या पूछा है? नॉट बी कंसिडर, और तो वो तो भैया है ही इकोसिस्टम, क्रॉस करो। अ पाइल ऑफ डंज इन अ पैस्चर, ये भी हो सकता है डंग। डंग मतलब काउ डंग, डंग मतलब क्या, वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, इलिया आ जाएंगी, डीकंपोजिशन होगा, बन गया एक इकोसिस्टम, तो कैंसिल। तो तुम्हारा आंसर क्या आया? ऑल फिशेस इन कोरल रीफ। फिशेस क्या करेंगी कोरल रीफ में जाके? हैं ऑल फिशेस बोला, ऐसा भी नहीं कि चलो सिर्फ पर्टिकुलर ये वाली स्पीशीज है ये इंटरैक्ट कर रही, नहीं, ऑल फिशेस, सारी फिशेस है कोरल रीफ में। तो ये आंसर क्या आया तुम्हारा? अब बोलोगे मैम वापस ये तो हमको अभी भी लग रहा है कि ये एक इकोसिस्टम हो सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को वापस कैसे सॉल्व करोगे? डिडक्शन मेथड से। और तुम 100% श्योर हो एक इकोसिस्टम है, पर पूछा है नहीं है, कैंसिल करो। पॉन्ड भैया तुम पढ़ चुके हो, तो वापस 100% श्योर हो कि एक इकोसिस्टम है, तो कैंसिल करो। अब पाइल ऑफ डंग भैया है ही, एक इकोसिस्टम ही है, ये भी तुम पढ़ चुके हो, कहां पे? एनारोबिक रेस्पिरेशन की, वहां पे हर जन का अपना अपना इकोसिस्टम रहता है, तो वहां भी है, तो इसलिए उसको कैंसिल करो। अब फिर तुम्हारा जो बच गया, या जिसपे तुम पक्का पक्का श्योर नहीं हो, पर इतना पक्का श्योर हो कि ये तीनों तो इकोसिस्टम है, तो जो बच गया, तो डिडक्शन मेथड से भी ये चीज सॉल्व हो सकती है। हुआ क्लियर इतना? मूव करें आगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम? नॉट बोल रहे हैं। अब अगर तुमको याद होगा, हमने 4 तरीके से इकोसिस्टम को पढ़ा था। कौन कौन सा? प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट 4 कंपोनेंट थे, प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब इन चारों के अलावा जो भी कुछ यहां लिखा है वो आंसर है। एनर्जी फ्लो है, डीकॉम्पोजिशन है, प्रोडक्टिविटी है, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, और वही पूछा है। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या? लेयर वाइज अरेंज करना। तो इकोसिस्टम को देखो, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है, अगर मैं एक जंगल में गई, मैंने बोला जंगल का स्ट्रैटिफिकेशन कैसे है, तो मैम सबसे जो दूर से देखा मैंने, मतलब ऊपर से नीचे तक लेयर्स में देख रही हूँ, तो सबसे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, फिर मुझे छोटे हर्ब्स एंड शर्ब्स दिख रहे हैं, सबसे बॉटम पे घास उगी हुई दिख रही है, तो इसको मैं लेयर्स बोल रही हूँ, है ना, स्ट्रैटिफाइड कर रही हूँ। पर ये कंपोनेंट नहीं है, ये वापस डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करके जाओगे। तो कितने कंपोनेंट है वापस इकोसिस्टम के? 4। बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहला क्या है? प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्या है? डीकंपोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो, और चौथा क्या? एनर्जी फ्लो में तुम्हारा फूड चेन और फूड वेब आएगा, ठीक है, और आखिरी वाला क्या हुआ तुम्हारा? जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प्स द वाटर सल्यूबल, अब देखो, वाटर सल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। अरे ये तो डेफिनेशन ही लिख दी है, किसकी? लीचिंग की।
ये रहा आंसर, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है मैम? फ्रेगमेंटेशन जनरली डेट्रिटिवोर्स करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया एंड फंजाई आएगा, जिसमें बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दिया जाता है। याद आ गया? तो वो तो फ्रेगमेंटेशन हुआ। लीचिंग तो मैम ये एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा बताओ कैटाबॉलिज्म क्या हुआ? मैम दो टाइप के मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, याद करो मैंने बताया था। एक होता है जोड़ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ए फॉर एडिशन, ए फॉर एनाबॉलिज्म, याद करवाया था ना। उसके बाद जैसे मैंने बोला था फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है कि एनाबॉलिक प्रोसेस है, वही रेस्पिरेशन कैसी है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों कैटाबॉलिक मैम? अरे जो फोटोसिंथेसिस में जो तुम लोग ग्लूकोज बनाया या स्टार्च बनाया, बड़ी चेन बनी हुई है, प्रोटीन की चेन बनी है, उसको तोड़ रहे हो किसमें? अमाइनो एसिड में। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ रहे हो, अगर लिपिड्स है तो उसको किस में तोड़ रहे हो? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। अब ये बोलो मैम ये सब कहाँ लिखा हुआ है? 11th में लिखा हुआ है, डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन करना। यहां पे क्या हो रहा है? जो सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, वो पानी के साथ कहां चले जाते हैं? नीचे। कहां पे? जहां पे सॉल्ट्स के फॉर्म में, एकदम बॉटम में, सॉइल होराइजन के सबसे नीचे। अब बोलोगे मैम ये तो साइकिल है, तो वापस कैसे आएंगे? आएंगे ना वापस, बताओ कैसे? जैसे ही अर्थक्वेक हुआ तो अर्थक्वेक में क्या होता है? टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, तो नीचे से यही वाली लेयर कभी ना कभी, अभी नहीं मतलब 1-2 साल के बाद नहीं, हजारों साल के बाद वो वापस ऊपर आ जाएगी। लो आ गया नीचे का न्यूट्रिएंट ऊपर आ गया। हुआ क्लियर? चलो ह्यूमिफिकेशन। अरे ह्यूमिफिकेशन तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस है। ह्यूमस मतलब क्या? वही पोरस कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रेन कलर का, है ना, डार्क ब्लैक कलर का। उसके बाद कोलोइडल सब्सटेंस है जो बैक्टीरियल से डिग्रेडेशन से रेजिस्टेंट है या बहुत स्लो डिग्रेड होता है। रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। याद आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्वेश्चन सीधे सीधे था, पर वापस जब अगर 2-3 पूछे जाए तो रिवाइज कर लेना है। Question number 14. Which of the following pair is not correctly matched? Not correctly पूछा है, मतलब मैम correctly को पहचाना है और कैंसिल कर देना है। बिल्कुल सही। ऑटोट्रॉफ फंजाई, लो पहला ही वाला ऑप्शन हुआ। ऑटोट्रॉफ प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गए। फंजाई तो सैप्रोफिटिक है, मतलब डीकंपोजर, मतलब हेट्रोट्रॉफिक। यही ऑप्शन गलत है। आगे देख लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टन, हाँ बोल सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर फिशेस, बिल्कुल सही है। डीकंपोजर फ्लैजेलेट्स, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो गलत क्या हुआ तुम्हारा? ऑटोट्रॉफ या फंजाई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ये तो तुमको ऑप्शन बिना देखे याद आना चाहिए। कैसा है? यूनिडायरेक्शनल। कितना परसेंटेज आगे पास होता है मैम? 10%। बहुत बढ़िया। चलो आगे आए। अच्छा यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि मैम हमने एनर्जी ली किससे? सन से ली। वो वापस हम सन के पास नहीं भेज रखे भैया, हम किसी का एहसान नहीं रखते, हमने एनर्जी ले ली, अब इसको पैक करो वापस सन के पास भेजो। है ही इतनी औकात ही नहीं है पहली बात, और जाएगा भी नहीं वहां पे कि अगर सोच रहे कि नहीं हम बिल्ड करके वापस भेजे, हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रोसेस ही बना नहीं है। हमने सन से एनर्जी ली, हमारे के इसी साइकिल के अंदर अंदर वो एनर्जी घूमती रहेगी, वापस सन की तरफ नहीं जाएगी, इसीलिए यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, वापस कीवर्ड क्या हुआ? नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। मतलब सीधा सीधा कौन सा तुम एनर्जी पिरामिड, अब बताओ कितने थे मैम? वही बायोमास, उसके बाद तुम्हारा नंबर, याद आया? अब इनमें से कौन सा यूज हम फैक्टर को कंसिडर नहीं करते एक इकोलॉजिकल पिरामिड को डेवलप करने के लिए? 3 तुमने पिरामिड पढ़े थे, कौन कौन से? नंबर, बायोमास और एनर्जी। अब इनके अलावा अगर कुछ लिखा होगा या इनका जो मेन सोर्स है उसके अलावा कुछ लिखा होगा, वो रहेगा तुम्हारा आंसर। चलो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अरे इसी को पिरामिड ऑफ नंबर बोलते हैं, ये तो है, और पूछा क्या है? नॉट, कैंसिल करो। रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, अरे आखिरी वाला पिरामिड तो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, तो ये तो है, पूछा है नहीं, कैंसिल करो। फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट, अब बताओ। अब बोलोगे मैम ये तो बायोमास हुआ, तो दोनों हुआ। अब बताओ, ये मैंने तुम्हें लिखवाया था कि बायोमास मतलब ऑर्गेनिक मैटर को 2 तरीके से मेजर किया जा सकता है, एक को बोलते हैं वेट वेट, एक को बोलते हैं ड्राई वेट। तो ड्राई वेट ये चीज लिखी हुई है। अब बताए, मैंने बोला था कि दोनों में से करेक्ट ज्यादा क्या है कंसिडर करना? ड्राई वेट। क्यों? क्योंकि वेट वेट बोलो या फ्रेश वेट बोलो, किसकी वजह से होता है? पानी की वजह से होता है, और हर ऑर्गेनिज्म में पानी का कंसेंट्रेशन आस
आसपास के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। याद करो मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज करो दो खेत है, किसके, अंगूर के खेत है, ठीक है। अब अंगूर बन गया, प्रोसेस हो गया, एक खेत को मैं बहुत पानी दे रही हूँ, अच्छा न्यूट्रिएंट सब दे रही हूँ, और दूसरे को न्यूट्रिएंट सब कुछ दे रही हूँ पर पानी इतना ज्यादा नहीं दे रही हूँ। तो इसके अगर अंगूर देखूं मैं तो एकदम ऐसे मोटे मोटे एकदम जूसी जूसी रहेंगे, इसके अंगूर निकाल के देखे तो ऐसे छोटे छोटे पतले पतले रहेंगे। अब अगर मैंने इन दोनों को लिया और मैंने पूछा बताओ अच्छे क्वालिटी के ज्यादा करेक्ट बायोमास किसमें प्रोड्यूस है, तुम बोलोगे मैम ये मोटे अंगूर दिख रहे हैं, ये बेचारे पिचके हुए अंगूर दिख रहे हैं, छोटे अंगूर दिख रहे हैं, तो ये बढ़िया है। मैं बोलूंगी गलत। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस एक्चुअली किस चीज का है, सिर्फ पानी का है, ठीक है। दोनों में ऑर्गेनिक मैटर सेम कंटेंट में प्रोड्यूस किया गया है। तो अब मैं क्या करूं, पानी को हटा दूं। तो पानी को कैसे हटाऊंगी, ड्राई कर दो। ड्राई करके तो दोनों क्या बन गया, अंगूर से क्या कन्वर्ट हो गया, किशमिश में कन्वर्ट हो गया, ड्राई वेट हो गया ना। अब गिनो दोनों का ऑर्गेनिक मैटर, तो पता चला दोनों का ऑर्गेनिक मैटर सेम निकला, अगर न्यूट्रिएंट सब कुछ सही तरीके से इक्वल कंडीशन में मेंटेन है। तो इसीलिए ज्यादा करेक्ट क्या है, ड्राई वेट को कंसिडर करना, और वेट वेट या फ्रेश वेट नहीं, क्योंकि वो वापस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये तो भैया ड्राई वेट मतलब क्या, बायोमास, ऑर्गेनिक मैटर, और बायोमास तो है, पिरामिड तो कैंसिल, क्योंकि पूछा क्या है, नॉट। तो तुम्हारा आंसर क्या आया, फ्रेश वेट, ठीक है। ये दोनों मतलब समझाए थे मैंने कि दोनों बायोमास में होते हैं, पर ज्यादा करेक्ट क्या है, बायोमास को मेजर करने का तरीका ड्राई वेट। हुआ क्लियर? चलो, तो ये भी आ सकता है जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला ना कि ज्यादा बेटर क्या है, ड्राई वेट और वेट वेट में से ड्राई वेट। अब ये मैम ये कहां आएगा, ये असर्शन रीजन में दे देंगे। पहला वाला स्टेटमेंट, द मेजरमेंट ऑफ बायोमास इज जनरली कंसिडर्ड बाय यूजिंग ड्राई वेट। रीजन, बिकॉज वेट वेट कैन डिफर फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन बट ड्राई वेट इज कांस्टेंट, सो इट कैन बी प्रिफर्ड एज सच। तो देखो अब इसका आंसर में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। पर अगर ये स्टेटमेंट की जगह कुछ और लिखा है तो बी, स्टेटमेंट ही गलत लिखा है तो सी, और ऊपर वाला ही अगर गलत लिखा है तो डी, ठीक है। तो देखो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग जगह वो असर्शन रीजन में भी दे सकते हैं, अपन को बहुत केयरफुली क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। एनर्जी पिरामिड आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम बिकॉज एनर्जी इज डैश बिटवीन ईच। अरे एनर्जी कितनी क्या होता है मैम, दो टाइप का होता है, एनर्जी 10% ही आगे पास होती है और 90% लॉस हो जाती है, वही तो पूछ रहे हैं। तो बताओ एनर्जी दो लोगों के बीच में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, गेन तो कभी होती ही नहीं है, 10% ही ऊपर जाती है, 90% खो जाती है। कंजर्व एनर्जी कंजर्व रहती है, पर उसमें से आधी एनर्जी एज होल कंजर्व्ड है, पर एटमॉस्फेयर में 90% लॉस हो गई, इसलिए कंजर्व बोलना गलत है। इधर कंजर्व हो गेन, गेन तो गलत ही है वर्ड, ठीक है। और कंजर्व क्यों नहीं बोल सकते मैम, सिर्फ 10% कंजर्व होती तो पूरा 100 का 100% आगे जाता, नहीं सिर्फ 10% जा रहा है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हुआ, बी, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइमरी सक्सेशन। अच्छा प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या मैम, आपने बताया था सक्सेशन का मतलब है, सपोज करो एक रॉक है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, रॉक ठंडा हो गया। अब वहां पे जो पहली पाइनियर कम्युनिटी आएगी, कौन आएगी पाइनियर कम्युनिटी, मैम कुछ एल्गी आएंगी, करेक्ट। अब वो क्या करेंगी, वो उसी रॉक के ऊपर ग्रो करेंगे और एंजाइमेटिक एक्शन करके, मतलब नेचुरली उस रॉक का भी वेदरिंग होगा, पर ये भी क्या करेंगे। अब देखो पहले ये जो एक इतना सा तो रॉक होगा नहीं ना, बड़े बड़े पहाड़ रहेंगे, तो बहुत सालों तक वेदरिंग हुई, ये पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो गए, छोटे छोटे रॉक्स बन गए। अब इन छोटे रॉक्स पे कौन आएगी, सबसे पहले एल्गी आएगी, ब्रायोफाइट्स आएंगे, लोअर एनिमल्स आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे। तो ये सब क्या होगी, पाइनियर कम्युनिटी। वो आके क्या करेंगे, इसके ऊपर बैठेंगे, एंजाइमेटिक एक्शन करेंगे, और जो ये प्रोसेस है रॉक से सॉइल बनने की प्रोसेस, उसको क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे, है ना। पर जनरली ये जो प्रोसेस रहती है जहां से रॉक से सॉइल बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइनियर सक्सेशन, जो बहुत स्लो रहती है। और पाइनियर नहीं, प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन कहां से बोलेंगे, जहां पे भले कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, पर माहौल पूरा बना हुआ है। माहौल मतलब सॉइल वॉइल पूरी तैयार है। जैसे एक जंगल था, तुमने पूरा काट दिया, ठीक है, मिट्टी तो है वहां पे कि अब नया कोई आ सकता है, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब सॉइल है और फिर से लेके एकदम टॉपिक क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक जो भी कुछ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। और प्राइमरी कहां से, रॉक से सॉइल तक, जहां पे कुछ भी नहीं, एकदम खाली बंजर जमीन है, जमीन क्या मतलब पत्थर है, और वहां से अब जमीन बनेगी मतलब सॉइल बनेगी, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। ऑप्शंस देख ले। चलो, रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी ऑन किस पे भैया, ये रॉक पे, जहां पे बैरन रॉक, बैरन लैंड या कुछ नहीं है। फ्रेशली क्लियर्ड क्रॉप फील्ड, अरे फ्रेशली क्लियर क्रॉप फील्ड मतलब सॉइल तो है, बाकी पूरा माहौल तो बना है, तो ये तो सेकेंडरी सक्सेशन हुआ, कैंसल। फॉरेस्ट क्लियरिंग आफ्टर डेवास्टेटिंग फायर,
फॉरेस्ट उड़ गया, भले पूरा एनिमल सब मर गए, सॉइल तो अभी भी है, तो ये भी कैंसिल। पॉन्ड फ्रेशली फिल्ड विद वाटर आफ्टर ड्राई फेस, पॉन्ड का बेस में भी है भैया, पूरी जमीन है, सॉइल है, ठीक है, उसका नीचे का बॉटम है। देखो इसीलिए अगर इसी का मैं ऑप्शंस कंपेयर करूं तो जो वाटर बॉडीज रहती है, या वाटर पॉन्ड तो फिर भी बहुत छोटा हुआ, इसी को बड़े लेवल पे देखो तो ओशियंस हो गए। तो ओशियंस इसीलिए स्टेबल कम्युनिटी होती है, कभी भी ओशन सूखता नहीं है ना, मतलब हम हमेशा प्राइमरी सक्सेशन जो हो गया वो वहीं रहेगा, और सेकेंडरी भी कुछ हद तक वहीं रहता है, बस अंदर के अंदर उसके ऊपर के और ट्रॉपिक लेवल्स हो सकता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी गायब हो जाए, पर अंदर मतलब प्राइमरी सेकेंडरी लेवल तक तो वो स्टेबल ही है, इसलिए हम ओशियंस को भी स्टेबल बोलते हैं, सिर्फ इसी रीजन की वजह से, ठीक है। चलो, तो पॉन्ड भैया फ्रेशली फिल्ड किया, वो तो सब कुछ हो ही गया, कैंसिल। न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, बिल्कुल सही, ये है तुम्हारा आंसर फॉर प्राइमरी सक्सेशन। हुआ क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर कॉल्ड एज, अरे प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं क्या, इकोसिस्टम सर्विस। याद करो ये प्रोडक्ट वही है, अब तुमने इसको ऑर्गेनिज्म या बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो अगला चैप्टर है उसमें तुमने 12th में पढ़ा होगा, ब्रॉड यूटिलाइजेशन, नैरो यूटिलाइजेशन, तो वही है ना, प्रोडक्ट्स ही हुआ, तो क्या है, सर्विस है ना। और इसके ऊपर किसी एक साइंटिस्ट ने, मुझे जरा साइंटिस्ट का नाम चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कौन सी साइंटिस्ट ने बोला था कि अगर इसके ऊपर हम इकोसिस्टम सर्विस की टैगिंग करें तो अराउंड 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स प्राइस आएगी, और अगर पूरी दुनिया का हम जीडीपी देखें, अब दुनिया कितना कमा रही है तो उसका आधा $18 ही कमा रही है ना, मतलब जस्ट डबल है। अगर हमने एक वैल्यू की इस नेचर की कि नेचर हमको कितना अमाउंट का या कितने पैसे की सर्विस दे रहा है, याद आया। तो मुझे क्या चाहिए, जरा साइंटिस्ट का नाम बताओ, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Out of the total proposed cost of various ecosystem service, cost of climate regulation and habitat for wildlife are, अब ये तुमको याद करना पड़ेगा कि कितना है, 6% है, ठीक है। चलो ये एज इट इज याद करने वाली चीज है, डायरेक्ट याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। चेंज इन ग्लोबल कार्बन साइकिल आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, अच्छा ग्लोबल साइकिल कार्बन साइकिल में चेंज इंपॉर्टेंट क्यों है, देखते हैं। Less atmospheric carbon means that there are less fossil fuel available. नहीं भैया, एटमॉस्फेरिक कार्बन से क्या फॉसिल फ्यूल का रिलेशन, एटमॉस्फेरिक कार्बन ज्यादा अगर रहेगा तो भैया पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। जो फॉसिल फ्यूल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो कार्बन जब कहाँ रहे, जमीन के अंदर है, डिकम्पोज हो जाए सालों के लिए, तब वो फॉसिल फ्यूल बनता है। चलो आगे देखते हैं। चेंज टू ग्लोबल कार्बन साइकिल कॉजेज चेंज इन ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल एज वेल। अच्छा, कार्बन साइकिल चेंज होगा तो नाइट्रोजन साइकिल भी चेंज हो जाएगी, नहीं, वापस आपने अपना इंडिविजुअल साइकिल पढ़ता है, ऐसे ही होता तो दोनों कार्बन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं अपन, कार्बन साइकिल अलग है, नाइट्रोजन साइकिल अलग है। ओके, मोर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मींस दैट देयर इज लेस कार्बन अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। नहीं बोल सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टेरेस्ट्रियल प्लांट, देखो अब मोर कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसा तो देखा जाए तो मोर ग्रोथ होनी चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, पर ऐसा कोई इंटरलिंक्ड हम स्ट्रांगली नहीं बोल सकते, उल्टा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। वापस नेचर में याद करो, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि अभी कैसा एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीडाइजिंग, पहले कैसा था, रिड्यूसिंग, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ज्यादा था, है ना, अब क्या है, ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है, 0.001% से नीचे ही काफी होता, सॉरी मोर, मतलब इतने रेंज के अराउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उतनी सफिशिएंट है नेचर में टेरेस्ट्रियल प्लांट की ग्रोथ के लिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। कम हो गई तो हाँ जरूर प्रॉब्लम हो सकती है, पर कम होगी नहीं, हम है क्योंकि हमने बट ऑब्वियस प्रोड्यूसर का नंबर कम रखा है, हमारा नंबर ज्यादा है। वापस कैसे, मेडिकल एफिशिएंसी का यूज करने हमने अपनी कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, याद आया। उसके बाद और अगर ज्यादा हो गया तो वो तो पोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मतलब ऐसी गैस जो अपने अंदर क्या करे, एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करे और वो बाहर ना जाने दे, अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ये तो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड फंक्शन एज ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल सही। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस जैसी है, इसका अमाउंट बढ़ गया जो अभी मैंने बोला, तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ग्लोबल कार्बन साइकिल में चेंज आ गया मतलब, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, देखो दो तरीके। अब बोलोगे मैम डिक्रीज हो गया तो अच्छा है ना, वो उससे भी प्रॉब्लम है। क्यों, अर्थ का टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता जाएगा, हो सकता है आइस एज आ जाए, ठीक है, इसलिए जो एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट है उतना ही होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो ज्यादा एनर्जी ट्रैप होगी, ज्यादा एनर्जी ट्रैप होगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, आइस, पोलर कैप मेल्ट हो जाएंगे, पूरी प्रॉब्लम। अगर ये अमाउंट एटमॉस्फेयर में जितने अमाउंट से रिक्वायर्ड कम हो गया, तो कम हो गया मतलब क्या,
अब कम क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात समझो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम निकल रही है मतलब या तो हो सकता है हम लोग खत्म हो गए, तभी तो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कम हो गया, ठीक है। दूसरी चीज ये हो सकता है कि सिंस वो ग्रीन हाउस गैस है, इंपॉर्टेंट होती है ग्रीन हाउस गैस, मतलब ग्रीन हाउस गैस बुरी नहीं होती है पर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही होना चाहिए। अब अगर उसका अमाउंट कम हो गया तो ट्रैप करने वाला कम मतलब अर्थ का टेम्परेचर ड्रॉप होते चलेगा, अर्थ का टेम्परेचर ड्रॉप तो लाइफ ही नहीं रहेगी। आई बात समझ में? जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वहां पे बहुत बहुत ठंडा रहता है पूरे टाइम, क्यों? क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है जो एक शील्ड की तरह काम करती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? तो जनरली लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है ग्रीन हाउस गैस मतलब एकदम बेकार ही, अरे बेकार नहीं, इंपॉर्टेंट है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करना, पर वो टेम्परेचर से ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22, द फॉस्फोरस साइकिल डिफर फ्रॉम कार्बन साइकिल। भैया फॉस्फोरस साइकिल कहां पे पढ़ी थी तुमने? मैम सेडिमेंट्री साइकिल में, सेडिमेंट्स वाले में। और कार्बन साइकिल कहां? गैशियस में। तो जो चीज गैशियस में वो गैशियस फॉर्म में आएगी, ज्यादा जल्दी साइकिल फॉर्म में घूम जाएगी। फॉस्फोरस साइकिल नीचे से ही, रॉक से रॉक, एनिमल टू एनिमल और नीचे वापस। द फॉस्फोरस डज नॉट एंटर लिविंग ऑर्गेनिज्म, द फॉस्फोरस डज नॉट एंटर, नहीं भैया ये नहीं, यू डिफर पूछ रहे। द फॉस्फोरस साइकिल डज नॉट इंक्लूड अ गैशियस फेज, हाँ बोल सकते हैं, वेयर एज कार्बन साइकिल डज, हाँ अभी के लिए बोल सकते हैं, टिक लगा के रखो, क्योंकि डज नॉट इंक्लूड गैशियस फेज, हाँ सेडिमेंट साइकिल है। द फॉस्फोरस साइकिल इंक्लूड अ सॉलिड फेज, ओके, वेयर एज कार्बन साइकिल डज नॉट, नहीं कार्बन का भी सॉलिड फेज होता है, बताओ कहां पे? अरे जो जमीन में फॉसिल फ्यूल है वो कार्बन सॉलिड फेज ही तो हुई। अब बता फॉसिल फ्यूल मतलब क्या? कोयला, कोल, पेट्रोलियम। तो कोल क्या है मैम? सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, जैसे कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, तीनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ कार्बन के होते हैं। और कब होते हैं? जब फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये कार्बन साइकिल डज नॉट तो गलत लिखा है। चलो, द प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस साइकिल इज द एटमॉस्फेयर, नहीं नहीं यही है गड़बड़ है, एटमॉस्फेयर थोड़ी ना होता है, सॉइल होती है भैया, मिट्टी होती है, मिनरल होता है, और होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया? फॉस्फोरस साइकिल डज नॉट इंक्लूड गैसियस फेज वेयर एज कार्बन साइकिल डज, ठीक है। आगे मूव करें, 23, द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर इज। अब ये तो तुमको याद करना पड़ेगा, वाटर में कहानी कहां से शुरू होती है मैम? फाइटोप्लैंक्टन से कहानी स्टार्ट होती है। प्राइमरी सक्सेशन बोला है ना, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले भैया फाइटोप्लैंक्टन आना चाहिए तुम्हारा, तो इस जगह अगर फाइटोप्लैंक्टन है तो अभी चलने दो, ये गड़बड़ है, तो ऑप्शन बाहर। फाइटोप्लैंक्टन के बाद कौन आना चाहिए? छोटे छोटे प्लांट्स। फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो माइक्रोब्स ही है जो फोटोसिंथेसिस करे। अब प्लांट्स है कैसे? पहले तो भैया रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स आ जाए, तो फ्री फ्लोटिंग बाद में आएंगे, तो फ्री फ्लोटिंग बाद में मतलब इसको क्रॉस, तो पहले कौन आएंगे? रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट, फिर फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, फिर रेड स्वॉर्म, सेज और मीडोज एंड ट्री। अब देखो ये सीक्वेंस तुमको याद करना पड़ेगा, क्यों? तुम्हारे एनसीईआरटी में भी उन्होंने मेंशन किया है, और जो तुम्हारी रेफरेंस बुक्स है सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए वहां भी उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया है ये पर्टिकुलर के लिए। तो ये तो मैं बोलूंगी स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो। नोट्स में भी मैंने लिखवाया था, जब मैंने एक्सप्लेन किया था चैप्टर, वहां भी हमने दो क्या बोलते हैं डाइवर्जन्स पढ़े थे कि एक टेरेस्ट्रियल का इकोसिस्टम और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वहां भी ये, और जनरली टेरेस्ट्रियल वाला तो सबको पता रहता है, ये तुम लोग याद करके जाओगे नहीं, उसी पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। In an ecosystem, rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as organic matter during photosynthesis। तो क्या बोलते हैं भैया? उसको GPP बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो फिर बताओ मैम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई? ग्रॉस में से प्लांट ने खुद के लिए जितना यूज कर लिया, या फिर रेस्पिरेशन लॉस, उसको क्या बोलेंगे? R GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP, ठीक है। अच्छा हो गया क्लियर, इजी था ना? तो मैम इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मतलब वापस 4 स्टेटमेंट है, उसमें से क्या है अपन को इनकरेक्ट पहचाना है, और वो आंसर नहीं करेक्ट पूछा है। चलो, डीकंपोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ये तो सही लिखा है, एंड क्विकर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक शुगर, एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन वाटर, उल्टा लिखा हुआ है, हमेशा नाइट्रोजन और शुगर में अगर डेट्राइटस है तो उसका डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होगा, उल्टा लिखा है क्रॉस। डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन सेलुलोज एंड क्विकर इफ डेट्राइटस रिच इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बारे में तो बात ही नहीं की है, नाइट्रोजन और तुम्हारा शुगर्स के बारे में बात की, कैंसिल करो। ओके, रेट इज क्विकर लिग्निन के टाइम पे कभी भी क्विकर नहीं हो सकता, कैंसिल।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहा? ए। वो तो वैसे ही फर्स्ट गो में मिल गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम स्ट्रिक्टली कंफर्म टू अ, बताओ किसको कंफर्म करता है भैया? एनर्जी कौन से लॉ को फॉलो करता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है? कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि गायब हो जाती है, 90% तो लॉस ही हो जाती है। तो सीधा सीधा आंसर है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब हो सकता है कॉम्प्लिकेट करना है क्वेश्चन को, तो इसका भी लॉ का स्टेटमेंट वो लिख दे, इसका लॉ का स्टेटमेंट लिख दे, इसका लॉ का स्टेटमेंट लिख दे और इसका लॉ का स्टेटमेंट लिख दे। अब बोलोगे मैम इसमें से अभी तो हमने ये भी लॉ नहीं पढ़ा, ये भी लॉ नहीं पढ़ा, ये तो याद ही नहीं है। बस तो जो पढ़ा है वो तो याद है, उसके ऊपर आंसर टिक करके आ जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन लेवल इन ज़ेरार्क। ये भी मैंने लिखवाया था। ज़ेरार्क मतलब कहां? ऐसी कंडीशन जहां ड्राई है, बिल्कुल भी वाटर नहीं। बताओ ज़ेरार्क से कहां तक जाता है? म्यूजिक कंडीशन, मतलब ऐसी जगह जहां ज्यादा ना पानी ज्यादा हो ना कम हो। तो ज़ेरार्क मतलब जैसे डेजर्ट, तो डेजर्ट से प्राइमरी सक्सेशन लेके एंड तक का सीक्वेंस पूछ रहे हैं। वापस याद करके जाओगे, टाइम बच जाएगा, ना तो बैठ के पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वापस का आंसर क्या है? सबसे पहले कौन आता है भैया? लाइकेन ही आता है। आल्गे, मैंने बोला था ना आल्गे। लाइकेन क्या हुआ? फंगाई और आल्गे का कॉम्बिनेशन आ गया। उसके बाद क्या होगा? हर्ब्स आएंगी, फिर कौन आएगा? शर्ब्स आएगा, स्क्रब्स आएंगे और आखिरी में फॉरेस्ट आएगा। ये सीक्वेंस अपन को याद करके जाना है। इसी के पैरेलल में मैंने एक्वेटिक का लिखवाया था। वहां क्या लिखा था तुमने? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था एज इट इज। सबसे पहले कौन आएगा? तुम्हारा फाइटोप्लैंक्टन, फिर कौन आएगा? समर्ज रूटेड प्लांट, फिर कौन आएगा? वो सीक्वेंस अपन को याद रखना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये आते हैं एज इट इज ही आते हैं, कोई अंतर नहीं आता। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा, पर उसके लिए याद करके जाना पड़ेगा और बहुत क्लोज रहेगा। तुम सोचोगे हाँ ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, नहीं याद आएगा, सब कुछ एक जैसा दिखेगा तुमको। ठीक है, चलो अब वापस। अब बोलोगे मैम फिर भी हमको इसको नहीं आता, अब बताओ कैसे करोगे? इतना तो पता है ना, पहले एल्गी या लाइकेन्स आते हैं। तो देखो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो लाइकेन या एल्गी लिखा हुआ होना चाहिए, तो कुछ और लिखा हुआ है। तो ये तीनों उस डिडक्शन मेथड से इन तीनों का आंसर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28। फॉस्फोरस यूजुअली बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर इन। अब बताओ लिमिट कहां हो रहा है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। क्यों? बाकी सारे इकोसिस्टम वहीं के वहीं रोटेट हो रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक टाइम पे वो लिमिटेड हो जाएगा। वापस ये अपन को याद करना पड़ेगा। ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन भी ज्यादा है। डिकम्पोजिशन करेक्ट नहीं बोल सकते, हम बोल सकते वहीं के वहीं वो एनिमल खा भी रहे, रोटेट भी हो रहा है, डिग्रेड भी हो रहा है। ठीक है, पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में थोड़े न्यूट्रिएंट खो जाने का चांस रहता है। ठीक है, वापस कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, उसमें से ये एक ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29। इफ एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 ट्रॉपिक लेवल। ठीक है भैया, 3 ट्रॉपिक लेवल का ही है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है और सेकेंडरी कंज्यूमर है। देन हाउ मच एनर्जी विल बी कंजर्व्ड एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल? थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी कंजर्व रहेगी? अगर मैं इसको 100% मान के चलूं या 100 जूल्स मान के चलूं सपोज करो, तो इसकी कितनी एनर्जी जाएगी मैम? 10%। 10% एनर्जी आगे जाएगी, मतलब कितनी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कंजर्व होगी मैम? 100 का बन जाएगा 10 जूल। ठीक है, अब इसका भी 10% ऊपर जाएगा, तो 10 जूल का 10% मतलब क्या हुआ? 1, मतलब से 1% ही यहाँ पे पहुंचेगा। आंसर क्या है? 1%। इजी है। अब बोलोगे मैम कैसे निकालेंगे? अरे वही चीज मान के चलो, ये 100 है, अब इसका 10% ऊपर जाएगा, तो 10% कैसे बोला था? परसेंट का परसेंटेज हटा देना और उसको डिवाइड कर देना 100 से, और ऑफ बोलते हैं तो इंटू कर देना। ये पूरा कैंसिल हुआ, कितना बचा अगले ट्रॉपिक लेवल पे? 10। यहाँ मैंने लिखा है 10 जूल। उसके बाद अब 10 जूल का 10% जाना है, मतलब वापस क्या बोलोगे? 10% ऑफ 10 जूल, है ना? तो वापस ऑफ को इंटू मल्टीप्लाई किया, 10 लिखा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 किया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, कितना बचा? 1 जूल। ये आ गया यहाँ पे 1 जूल या 1% आगे जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज। अरे ये तो याद ही करना पड़ेगा, अपराइट ओनली, ये तो याद भी करवाया था मैंने। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं पॉन्ड बोला है, ठीक है, तुम्हारा ओशियन नहीं बोला है। Question number 31. In a tree ecosystem, the pyramid of number is always upright, always inverted, both A and B possible, none of the above. ये भी वापस same as it is, always upright. याद ही करना, inverted हमेशा याद ही करना पड़ेगा। Question number 32. Which ecosystem has maximum biomass? सबसे ज्यादा बायोमास का, ये तो पता दिख ही रहा है, फॉरेस्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है, बाकी में तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल है भी।
चलो, और यहाँ पे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। क्या करोगे? रिवाइज करना है, रिवाइज ही की है। आज जो भी मैंने कुछ पढ़ाया, मैंने क्या, किसी भी टीचर से, तुम जो भी एडुकेटर से जो भी पढ़ रहे हो, आज के आज शाम को सब याद कर लो। कल सुबह उठ के उसको क्या करना है? रिवाइज करना है, ठीक है। अच्छा, अगर तुमको कोई वीडियो चाहिए कि मैम सीयूईटी की स्ट्रैटेजी क्या बनाए, तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं एक तुम्हें वीडियो बना के दूंगी कि तुमको पढ़ने का पैटर्न कैसे करना है। अब ये जनरली बोलोगे मैम इतने सारे वीडियोस है, हमने सुन लिए, हो गया। नहीं हुआ, यहीं से तो कहानी शुरू होगी। देखो, मैं समझा रही हूं, याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, पर याद करने की भी ट्रिक्स होती है, टिप्स होती है, वो भी मैं जरूर शेयर करूंगी। अगर तुमको चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि हम इतने शॉर्ट टाइम में इतना सारा मेमोराइज करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो अच्छा, मेमोराइज करोगे, पर मेमोराइज क्या करोगे? कंटेंट ही ना। तो कहां मिलेगा कंटेंट? वेबसाइट पे जाओगे, www.magnetbrains.com टाइप करोगे। जैसे टाइप करोगे क्या आएगा? होम पेज आएगा। एक और चीज, सीयूईटी में जितना मैं पढ़ा रही हूं वो भी अपन को रोज पढ़ना है, और 12 के भी सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स वापस पढ़ने हैं, क्योंकि कोर बेस वो है, उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करवा रही हूं, मॉक पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। तो बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो कहां जाओगे? वापस देख लो, सीयूईटी पे यहां क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टर्स की। हम ऑलरेडी 2-3 चैप्टर कर चुके हैं, और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, टॉपिक वाइज भी, सब यहाँ पे तुम्हें सीक्वेंस वाइज मिलेगा। बस क्लिक करोगे, सुनते चलोगे, और साथ में एग्जाम क्रैक करनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, पढ़ते रहो और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहो।